ठीक है, तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ही कुछ और प्रॉब्लम करेंगे टाइप। ठीक है, जो ये लोग पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसा ये लोग एक क्वेश्चन ये लोग ग्राफ वाइज भी दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमने एक ग्राफ बना दिया। वन, टू, थ्री। ठीक है, -1, -2, -3, 2t है। ठीक है, ये 2t। इस टाइप से आपका कर्व है। ठीक है, ये t है और ये करंट है इन एम्पियर। अब देखो ये वन वन से कुछ देर तक जा रहा है, हाफ टी तक। उसके बाद फिर वो उसके बाद देखिए वो 2 तक है, प्रोसीड कर रहा है -2 तक, फिर 2 इतना जा रहा है t/2 तक, मतलब 1.5 टी तक। उसके बाद फिर 1। ठीक है, इस तरह का कर्व आपको दे देगा और आपसे पूछेगा IRMS निकालने हैं। ठीक है, IRMS निकालने आपसे पूछ देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आप देखो, IRMS का क्या था, √A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट है तो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर। तो 3 डेटा है तो बाई 3। अभी जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। I1 कितना है, 1 है। I2 कितना है, 2 है। और फिर I3 कितना है, 1 है। ठीक है, बाई 3 मेरा कितना हो गया, 1 + 4 + 1। √6/3। ये हो गया मेरा √2। तो √2 एम्पियर IRMS। एक ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपसे दे सकते हैं लोग। ठीक है, जहाँ पे आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको IRMS निकालने पूछेगा, तो आपको सिंपल करंट देखना है। यहाँ पे करंट कितना है, ये I1 करंट है, आप देख लीजिए। ये I1 करंट आपको दिख रहा है 1 एम्पियर। फिर ये I2 करंट दिख रहा है आपको 2 एम्पियर। फिर ये I3 करंट दिख रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद IRMS का रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, √/I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर। ठीक है, बाई 3। समझ में आई बात?
इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है जो ये लोग पूछते हैं। उसके बाद आपसे टाइम लैग निकालने पूछा जा सकता है, तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, टाइम लैग वाला क्वेश्चन। तो मान लेते हैं एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है। तो इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.01 हेनरी। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिससे वो कनेक्टेड है 1 ओम। ठीक है, ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है और ये दोनों कनेक्टेड हैं आपका 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एलआर सर्किट है आपका ये। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है आपका 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब आपको कल बताए थे कि ये जो 200 वोल्ट है ये VRMS है, क्योंकि सप्लाई का वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस बताइए। ठीक है, तो इम्पीडेंस आपने निकालने पूछ रहा है। पहला इम्पीडेंस बताइए इसके लिए। ठीक है, चूंकि ये एलआर सर्किट है तो इम्पीडेंस Z जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यही फॉर्मूला कल हम बताए थे। ठीक है, तब हम ये निकाल लेंगे ना। XL बराबर मेरा होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल का स्क्वायर, यही होगा। और ये सब वैल्यू जो है हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे और निकाल सकते हैं जो भी आए मेरा यहाँ पे। मान लीजिए R1 दिया है तो 1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद न्यू कितना है 50। 50 इंटू 50 कितना हो गया 2500। 2500 और आपका एल एल कितना दिया है 1/100। तो 1/100 इंटू 100। ठीक है, 1/100 इंटू 100 ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये 25 और 4 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच रहा है 1 प्लस Z बराबर क्या बचेगा 1 प्लस पाई स्क्वायर। और पाई स्क्वायर होता है 9.87 के आसपास आता है। जोड़िएगा तो ए स्क्वायर कीजिएगा 9.86। ये मेरा हो गया रूट ओवर 10.86। ठीक है, 10.86 अगर आप मोबाइल से कैलकुलेट करें तो रफली 3.3 ओम आएगा। कहने का मतलब आप इम्पीडेंस आप निकाल लिए। तो सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेशन है लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि एलआर सर्किट है तो आप रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर कीजिएगा, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट। टाइम लैग आपसे, टाइम लैग बताइए। ठीक है,
ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ये लोग पूछता है। टाइम लैग बताइए वोल्टेज और करंट के बीच। ठीक है, तो टाइम लैग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है टाइम लैग डेल्टा टी इज इक्वल टू फेज डिफरेंस फाई बाय ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास टाइम लैग का। आप इसी को आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको फाई निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज आपको पता है कि tan फाई जो होता है, tan फाई दैट इज ओमेगा एल बाई आर, एल आर सर्किट में। ठीक है, अब ओमेगा ओमेगा क्या हो गया 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू एल बाई आर, सारा वैल्यू पुट कीजिए इसको 2 इंटू 3.14 ठीक है इंटू फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 दिया है और एल आपका 1/100 दिया है तो 1/100 और आर आपका 1 दिया है तो 1। अब जो कट रहा है काट दीजिए। यहाँ देखिए 50 इंटू 200 ये कैंसिल, बच गया मेरा 3.14। ठीक है, तो मेरा आ रहा है tan फाइव बराबर 3.14। इसका मतलब फाइव बराबर कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरे को फाइव चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फाइव बराबर मेरा हो गया tan इनवर्स 3.14। ठीक है, तो ये याद रखिए tan इनवर्स 3.14 या tan इनवर्स पाई जो होता है वो होता है 72 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, tan इनवर्स पाई। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। तो फाई बराबर आपका 72 डिग्री निकल गया। अब ये डिग्री में तो मेरे को यूज नहीं कर सकते, हमको इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। ये मेरा रेडियन में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई बाई 180 से आपको इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको रेडियन में बदल दिए। अब आपका डेटा यूज करने लायक हो गया। ठीक है, अब आप टाइम लैग निकाल सकते हैं। अब आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं। डेल्टा टी बराबर मेरा कितना हो गया, फाई बाई ओमेगा। और फाई कितना है 72 पाई बाई 180। 180। ठीक है, और ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी कितना है 50। बस यही आपका सॉल्व करना है। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 36 कैंसिल, 36 इंटू 5 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 180। ये से ये कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 50 इंटू 50 मतलब 50 इंटू 5 मतलब 250। टाइम लैग आपका 1/250 सेकेंड है। इसको आप बदल सकते हो 1000 तो 4 इंटू 10⁻³ -3 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। टाइम लैग इतना है 4 मिली सेकेंड मतलब। ठीक है, 4 मिली सेकेंड का आपके पास टाइम लैग।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे, टाइम लैग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल रहेगा, एलआर सर्किट आपको दिया रहेगा, जो भी वोल्टेज सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी जो एसी सप्लाई का है वो दिया रहेगा, इम्पीडेंस तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, हाँ, एलआर सर्किट। बट यहाँ कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट था टाइम लैग निकालना। तो टाइम लैग के लिए आपको पाई बाई ओमेगा करना है, ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है और पाई निकालने के लिए आपको tan phi इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर करके आपको निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया ये 72 डिग्री, tan इनवर्स पाई पाई आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब डिग्री को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा, तभी जाके आप यूज कर सकते हैं। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है टाइम लैग वाला, जो ये लोग पूछ सकता है। समझ में आई बात? हेलो हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर। ओके, अब चलते हैं ट्रांसफार्मर के कुछ प्रॉब्लम की ओर। तो ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम का और हम लोग चलते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक पावर ट्रांसमिशन लाइन जो है, इट फीड्स इनपुट पावर, इनपुट पावर जो है, इनपुट पावर ट्रांसमिशन फीड लाइन जो है, वो अपना इनपुट पावर जो है वो 2300 वोल्ट पे फीड कर रहा है। तो इनपुट पावर हमको यहाँ दिया हुआ, कितना दिया है? 23 वोल्ट, इतना पे वो प्रोवाइड कर रहा है, 2300 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट पावर का मतलब 2300 वोल्ट का मतलब हो गया आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, वीपी, ठीक है, क्योंकि इनपुट है। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि आपको जो प्राइमरी का वाइंडिंग्स है, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी आपको दिया हुआ है 4000 टर्न्स, ठीक है। तो 4000 प्राइमरी टर्न्स दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है, ठीक है, स्टेप डाउन है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी क्या होगा अगर आपको आउटपुट पावर जो है, आउटपुट पावर जो है वो 230 वोल्ट का देना है। तो आउटपुट पावर का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, स्टेप डाउन है, देखिए वोल्टेज घट रहा है ना, 2300 से दो 230 पे आ गया, ठीक है। तो वोल्टेज घट रहा है, आप देखिए यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तब आपके पास सिंपल फॉर्मूला तो था ही ना यहाँ पे, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, Vs बाय Vp इज इक्वल टू Ns बाय Np। यही बताया गया था आपको ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, इक्वेशन। तो यहाँ सब चीज तो आपको दिया ही हुआ है, तो आप Ns तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। मेरा Ns बराबर क्या हो जाएगा? Ns बराबर हो गया Vs बाई Vp
इंटू NP। अब ये जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर दीजिए। VS 2300 दिया है, 230 दिया है। BP आपका 2300 दिया है। और आपका प्राइमरी दिया है 4000। ठीक है, ये कटा तो 10 हुआ, और ये भी कट जाएगा नीचे से, तो बच गया 400। तो आप देख रहे हैं कि 400 टर्न्स आपका सेकेंडरी कॉइल में है। अगर 400 सेकेंडरी रहेगा तब आपका ट्रांसफार्मर जो है, जो आउटपुट पावर होगा वो 230 वोल्ट का। तो सिंपल आपको यहाँ पे ये रिलेशन याद रखना है बस। ठीक है, VS V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे याद रखने का सिर्फ एक ही चीज है आपके पास, V डायरेक्टली मतलब पोटेंशियल जो है वोल्टेज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। समझ में आई बात? हेलो? Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये लोग जो है कि आपका ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, कि मान लेते हैं 60 वॉट लोड कनेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, 60 वॉट लोड, वॉट लोड is connected to the secondary of a transformer. This is connected to secondary of the transformer. ठीक है, तो हम इसको T लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर whose primary draw line voltage if current of 0.54 एम्पियर flows in the load। ये जो मेरा है, ये पावर ऑफ द लोड है, तो हम इसको PL से डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह करंट इन द लोड IL से डिनोट कर देंगे। तो ये मेरा कितना दिया है करंट इन द लोड, 0.54 एम्पियर दिया है। तो आपको पावर इन द लोड और करंट इन द लोड दिया जा सकता है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, करंट प्राइमरी कॉइल में कितना है, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरह का ट्रांसफार्मर है, ये पूछा जा सकता है। ये आपको दिया है कि आपका 60 वॉट जो है पावर लोड, जो सेकेंडरी से कनेक्टेड है आपका ट्रांसफार्मर का, और जिसका प्राइमरी वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है, अगर करंट लोड में 0.54 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट क्या होगा, मतलब प्राइमरी में करंट क्या होगा। ठीक है, तो IP क्या होगा, और ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है। किस तरह का मतलब स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, ये आपको बताना। ठीक है, तब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू VI होता है फॉर्मूला आपके पास, पावर इज इक्वल टू VI। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PL इज इक्वल टू मतलब लोड के लिए अप्लाई करेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट को, तो PL बराबर PL इंटू IL लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मेरा PL पता है, PL पता है मेरे को, कितना पता है, जो पता है वो अब लिख लीजिए। PL पता है 60 वॉट। PL मालूम नहीं है मेरे को, तो हम लिखेंगे VL, और IL भी मेरे को पता है 0.4 एम्पियर, 0.54 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा,
यहां से मेरे को VL मिल जाएगा, तो VL हम निकाल लें। तो VL मेरा कितना हो गया, 600 बाई 0.54, ठीक है। अब ये कितना आएगा, रफली 110 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो मेरा जो लोड का जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, 110 वोल्ट, ठीक है। तो मेरा इनपुट करंट कितना होता है, ठीक है। तो एक ऑन एन एवरेज जो इनपुट करंट होता है IP, वो लोड करंट का आधा होता है ऑन एन एवरेज। सो दिस इज लोड करंट का आधा। ये कितना हो गया मेरा, 0.54/2, 0.54/2 मतलब 0.27, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्रांसफार्मर जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर जो मेरा है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपसे लोड वाला क्वेश्चन भी ये लोग नॉर्मली, ये सब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट अगर पूछ दिया तो पूछ दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब लोड, तो आपको सिंपल यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आपको इस्तेमाल करना है, P इज इक्वल टू VI बस, और दूसरा क्या है, IP इज इक्वल टू IL/2। समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हम नेक्स्ट चलते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मान लिया कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिया है, ठीक है, कोई डैम टाइप का आप समझिए, जिसका वाटर प्रेशर हेड जो है उसका हाइट जो है डैम का, वो H जो दिया है, हाइट ऑफ द डैम, वो दिया है 300 मीटर, ठीक है। और जो वाटर फ्लो है, वॉल्यूम पर सेकेंड जो रेट है, आप रेट आप बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो रेट है दैट इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वाटर फ्लो है आप, ठीक है। तो वॉल्यूम पर सेकेंड 100 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड पानी का फ्लो है यहाँ पे, ठीक है। और जो जनरेटर है, टरबाइन जिस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसकी एफिशिएंसी आपको दी रहेगी टरबाइन की, जिसका जनरेटर है, टरबाइन जनरेटर, ठीक है। तो आपको हाइट दिया है डैम का, रेट ऑफ फ्लो दिया है, जनरेटर का जो एफिशिएंसी है वो दिया रह सकता है, तो ये ईटा से हम लोग डिनोट करते हैं। ये मान लेते हैं 60% है आपका, ठीक है। तो 60% एफिशिएंसी। अब आपसे बोला जा रहा है कि पावर कितना आउटपुट होगा, कितना पावर जनरेट कर सकते हो इस प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, कितना पावर आप बना पाओगे, ठीक है। तो ये तो पावर वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं ये, ठीक है। समझ में आई बात? और जी का वैल्यू मान लेते हो, आपको जो आप यूज करते हो वही रखो, 9.8 ही रखो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ। अब पावर का आप निकाल सकते हैं ना, पावर इज वर्क डन बाय टाइम टेकन, यही होता है,
और वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ग्रेविटी वर्क है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो mgh लिख सकते हैं, mgh। और mg मास को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू h बाई t। ठीक है, वॉल्यूम कितना आपको दिया है, 100 दिया है, तो वॉल्यूम हो गया 100। डेंसिटी कितना हो गया आपका वाटर का, 1000, तो 1000 याद रखिए इसको। ठीक है, जी का वैल्यू आपको दिया है 9.8, तो 9.8। हाइट कितना दिया है, तो 300, तो 300। ठीक है, ठीक है, और पर सेकंड बोल रहा है, पर सेकंड बोल रहा है, मतलब टाइम जो है मेरा 1 सेकंड है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आपका पर सेकंड है ना, यहाँ देखिए पर सेकंड 100 है, तो यह v जो v बाई टी आपको कितना हो गया, v बाई टी जो हो गया वो 100/1 हो गया। समझ में आई बात, क्योंकि वॉल्यूम बाई टी दिया है आपका, ये आपका दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो आप टी को खोजिएगा नहीं, टी तो ऑलरेडी उसी में है। ठीक है, तो 1 सेकंड दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, देख लीजिए पी का वैल्यू, 1 2 3 4 5 10, 5 1 6 2 8 8 और 9.8 इंटू 3 29.4, तो 2.94 इंटू 10⁸ 8 वॉट। ठीक है, ये हो गया मेरा पावर जो आपको यहाँ मिल रहा है। समझ में आई बात। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एफिशिएंसी बताइए इस जनरेटर का, अगर 60% है तो पावर आउटपुट कितना होगा, क्योंकि 60% जो होगा वही होगा, इसका 60%, यही दिया ना यहाँ पे, तो ये होता है पावर आउटपुट पीओ बाई पी इन, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये 60% दिया है, मतलब 0.6 दिया है, तो दिस इज 0.6 ईटा। यहाँ देखिए 60% है, सो दिस इज 0.6। ठीक है, ये हो गया पीओ पी आउट, और पी इन आपको दिया हुआ है, ये ये आपका एक्चुअली में क्या है, इनपुट पावर है, तो 2.94 इंटू 10⁸8। ठीक है, भैया आउटपुट पावर आप निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये रफ 294 इंटू 0.6 आ रहा है, 294, तो मेगावाट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया 0.6 इंटू 294 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब 10⁶ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 294 इंटू 0.6 कितना आएगा, रफली 177 मेगावाट। तो इतना आपका आउटपुट पावर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका दे रहा है। ठीक है, ये वर्क एनर्जी पावर का भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी आपको दे रहे हैं, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ कर सकते हो। समझ में आई बात। हेलो,
Yes, sir. समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, अब एक छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वापस सीरीज एलसीआर, क्योंकि ये सब तो हो गया जो एक्स्ट्रा बताना था आपको। अब ये क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट है जो कि समझा जा सकता है। यहाँ मान लिया एल का वैल्यू हमने दे दिया 0.12 हेनरी सीरीज एलसीआर सर्किट में, सी का वैल्यू दे दिया 480 नैनोफेराड, नैनो मतलब 10⁻⁹, ठीक है। और रेजिस्टेंस मान लिया दे दिया 23 ओम, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो न्यू वी हम लिख देंगे उसको, ठीक है। तो जैसे 50-60 हर्ट्ज दे रहा था वही वेरिएबल सप्लाई। तो कहने का मतलब ये VRMS आपको दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो दिस इज VRMS। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। करंट कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। करंट मैक्सिमम कब होता है, आई मैक्स कब होगा, करंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा ये। करंट इज मैक्सिमम एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट मैक्सिमम कब है, रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में आपका जो इम्पीडेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये मेरा कितना हो गया, Z R के बराबर। आपको Z का वैल्यू पता चल गया अगर हम पता है, ठीक है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी आपको निकालने पूछ रहा है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको निकालने पूछी जा सकती है, जैसे IRMS निकालने पूछा जा सकता है, IRMS। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा मेरा, VRMS। VRMS मेरा कितना है 230 और Z कितना है मेरा 23। ये मेरा कितना हो गया 230/23, 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर आपका IRMS निकालने हो गया। आपसे मैक्सिमम करंट निकालने पूछा जा सकता है, तो I0 पूछा जा सकता है। I0 क्या हो गया √2 टाइम्स IRMS, और IRMS कितना है मेरा 10 है। ये मेरा कितना हो गया 14.14, ठीक है। तो ये पहले भी आपको बताया जा चुका है सब कुछ, इसीलिए हम शॉर्टकट मार दे, ठीक है। I0 I√। उसके बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आपसे पूछा जा सकता है कि करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, तो √1/√LC होता है फॉर्मूला, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ये मेरा हो जाएगा 1/2π√LC, ठीक है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू दिया है आपका, L भी दिया है, C भी दिया है, पाई का वैल्यू पता है। तो आप ये वैल्यू रेड पर सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। तो पुट कीजिए उसका वैल्यू और निकाल लीजिए, क्योंकि आपको L का वैल्यू पता है, C का पता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इससे आपका जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो आपका मिल जाएगा इस वजह से, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, पावर, ठीक है, पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ये लोग पूछते हैं। पावर ट्रांसफर टू द सर्किट,
So power transfer to the circuit is half the power at resonant frequency. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पावर है उसका आधा होगा। अब यहाँ पे हम आपको डेल्टा ओमेगा आपको बताना था, तो डेल्टा ओमेगा मेरा होता है R/2L। ठीक है, तो R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, L का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यू कैन इजिली कैलकुलेट R/2L। ठीक है, तो रैड पर सेकंड में आप ये R/2L आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट करके। ठीक है, डेल्टा ओमेगा निकल जाएगा, तो डेल्टा आप तो डेल्टा न्यू आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा न्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा ओमेगा/2 पाई। सब वही घुमा फिरा के फॉर्मूला है आपका। अब ये अपने से हट जाएगा, ठीक है, हम फिर से ज्वाइन करेंगे, ये हर्ट्ज में आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। फिर आपसे क्यू फैक्टर पूछा जा सकता है। क्यू फैक्टर, तो क्यू फैक्टर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी L/R, तो ओमेगा L/R। इसको पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है इस चैप्टर का पूरा निचोड़। समझ में आई बात।